जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, इससे पहले हमने एक टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज करी थी जिसमें टिपिकल क्वेश्चंस जो आते हैं 10 से 15% क्वेश्चन, उनको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ वैसे ही टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से देर नहीं करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे साथियों। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए जैसा मैंने आपको बता रखा है, नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दी जाएगी कैसे आप कनेक्ट होंगे। और रही बात आगे की थ्योरी क्लासेस की, तो थ्योरी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। इस क्लास के बाद थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 3 भी हम स्टार्ट करेंगे, साथ ही हम गेम्स की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी आपको वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथी? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्ले थ्योरी आर। खेल के सिद्धांत है या खेल की सिद्धांत है? खेल के सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत है इनमें से भैया खेल के, ये आपको बताना है। ठीक है, कैथारसिस थ्योरी, शुद्धिकरण सिद्धांत। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी, न्यायारोपण सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। भैया दिए गए कोड्स के आधार पर आपको आंसर बताना है। प्ले थ्योरीज आर, इन चारों में से प्ले थ्योरीज कौन सी होंगी? फटाफट से बताएंगे। सो प्ले थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो प्ले थ्योरी होगी आपकी कौन सी होगी? कैथारसिस थ्योरी होगी आपकी, ऑप्शन ए। और फिर इसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दोनों क्या है भैया? प्ले थ्योरी है। सो ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट विंटर ओलंपिक वर ऑर्गेनाइज्ड इन 1928 चैमोनिक्स। ठीक है, यानी प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1928 में शैमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किए गए थे। कंसेप्ट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वाज गिवन बाय जॉन रोजेंसॉफ इन 1998। युवा ओलंपिक खेलों की अवधारणा 1998 में जोहान रोजेंसॉफ द्वारा दी गई थी। या फिर प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। या प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2008 में सिंगापुर में आयोजित किए गए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और कोड्स आपके इधर दे रखे हैं। फटाफट से इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर बताना है भैया। क्या होगा करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सा कथन सही है पहचानना है हमें। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताएंगे भैया। सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे अगर हम इसमें, तो ये हो जाएगा आपका युवा ओलंपिक खेल की अवधारणा 1998 में योहान रोजेंसॉफ द्वारा दी गई थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक 2012 में, ठीक है, इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। ये दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। सो अगर आप ऑप्शन बी सेकंड के साथ जाते हैं, बी एंड सी, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर देम विच आर थर्मोथेरेपी मोडेलिटीज, है ना? निम्नलिखित में से पहचानिए कौन सी ऊष्मा चिकित्सा यानी थर्मोथेरेपी की विधियां हैं। थेरेपी की विधियां पहचाननी है हमको। ठीक है, कॉमर्शियल जेल, व्यावसायिक जेल, ठीक है, हाइड्रोलेटरल पैक्स, हाइड्रोकोलेटर पैक्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, वाइब्रेशन कंपन, टेंस या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, या फिर डायथर्मी। ठीक है, गहराई तक ऊष्मा का उपचार जिसमें होता है डायथर्मी में। ऑप्शंस आपके सामने इधर दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे इनमें से थर्मोथेरेपी की विधियां कौन सी हैं भैया? ऊष्मा चिकित्सा की विधियां बतानी है आपको। क्या होगा करेक्ट आंसर भैया?
ठीक है। ऊष्मा चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाता है, हाइड्रोकोलेटर पैक हो जाता है, ठीक है। फिर आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ठीक है, ओके। फिर है आपका डायथर्मी, ठीक है। ये तीन जो है ये आपकी ऊष्मा चिकित्सा की विधियां हैं, थर्मोथेरेपी की मेथड से भैया बी, सी एंड एफ, दैट इज ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। लिंग की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति का फुफ्फुसीय वेंटिलेशन यानी श्वसन वेंटिलेशन निर्भर करता है किस चीज पर, वाइटल कैपेसिटी महत्वपूर्ण क्षमता पर, टाइडल वॉल्यूम ज्वारी आयतन प्रति श्वास ली जाने वाली वायु की मात्रा जिसे हम कहते हैं, हार्ट रेट हृदय गति पर, रेस्पिरेटरी रेट श्वसन दर पर, स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक आयतन या प्रत्येक धड़कन में पंप किया गया जो रक्त होता है जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं वो। चलिए फटाफट से बताएंगे इन कोड्स के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का भैया, चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आंसर फटाफट से। सो लिंग की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति का फुफ्फुसी वेंटिलेशन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भैया, ये आपके टाइडल वॉल्यूम पर निर्भर करता है और उस रेस्पिरेटरी रेट पर निर्भर करता है, ज्वारी आयतन या श्वसन दर पर। बी और डी ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये पूछा है। द सियाटिक नर्व इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, सियाटिक तंत्रिका मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका है, ठीक है। लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द फीमर आर फैसिलिटेटेड बाय लेटरल टिल्ट ऑफ द पेल्विस टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, ठीक है। फीमर यानी जो उनकी जो हड्डी होती है उसकी पार्श्वी यानी लेटरल गतियों में सहायता श्रोणी जिसको हम पेल्विक कहते हैं इसके विपरीत दिशा में झुकाव से होती है, ठीक है। या फिर द हैमस्ट्रिंग्स कंट्रीब्यूट टू बोथ हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां कूल्हे के विस्तार और घुटने के मोड़ दोनों में योगदान देती हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, कोड्स इधर दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर इसके बाद जवाब देंगे, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से, सभी के जवाब, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर भैया, बिल्कुल देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका सियाटिक तंत्रिका या मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी तंत्रिका होती है, यानी कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट तो भैया आपका क्या है, करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, फीमर जांग की हड्डी पार्श्वी यानी लेटरल गतियों में सहायता और शोडी यानी पेल्विक के विपरीत दिशा में झुकाव से होती है, बिल्कुल भैया, ठीक है, बी वाला भी सही है। फिर हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां कूल्हे के विस्तार यानी हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन दोनों में योगदान देती हैं, बिल्कुल देती हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हो ए बी एंड सी आर करेक्ट तो आप बिल्कुल सही होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 छठा सवाल, पर्सनल फैक्टर्स ऑफ स्टेट एंजाइटी आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। स्थिति जन्य चिंता यानी स्टेट एंजाइटी के व्यक्तिगत कारक क्या है भैया, ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर्स पूछा है आपसे। कॉग्निटिव अप्रेजल यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कंपटीशन प्रतियोगिता, अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस, या फिर कॉपिंग स्टाइल सामना करने की शैली भैया, कॉपिंग शैली, ठीक है। कोड्स आपके दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे 6वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर सो कॉग्निटिव अप्रेजल यानी कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फिर अगर हम बात करें कॉपिंग स्टाइल, सामना करने की शैली भी इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्टेट एंड एंजाइटी के अंदर, है ना। फिर है आपका एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, ठीक है, यानी ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, ठीक है।
सी डी ए। ठीक है, ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, डोर क्लोज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? कैरन हैज आइडेंटिफाइड 2 बेसिक वेज फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग द लीडरशिप प्रोसेस। यानी कैरन ने नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा के 2 मूलभूत तरीकों की पहचान की भैया। वो कौन से हैं? ठीक है, सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली, प्रभाव प्रणाली इन्फ्लुएंस सिस्टम, पावर सिस्टम शक्ति प्रणाली, या फिर इमर्जेंस ऑफ लीडर नेता का उद्भव। कोट्स आपके इधर दे रखे हैं, इनके सराउंडिंग आपको आंसर बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। कैरोन ने नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा के 2 मूलभूत क्या दिए भैया? तरीकों की पहचान की है। वो कौन से हैं इसमें, ये आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इन्फ्लुएंस सिस्टम और आपका पावर सिस्टम, प्रभाव प्रणाली और शक्ति प्रणाली। कैरन ने इन तरीकों की पहचान की भैया। नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा के 2 मूलभूत तरीके, इन्फ्लुएंस सिस्टम और पावर सिस्टम, प्रभाव और शक्ति प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हैं बी एंड सी तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी टीचिंग लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन कैन बी व्यूड बाय 3 इंटरैक्टिव टास्क सिस्टम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्यतः शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम को 3 पारस्परिक कार्य प्रणालियों के रूप में देखा जा सकता है। वो कौन सी है? स्टूडेंट सोशल सिस्टम, छात्र सामाजिक प्रणाली दिया, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क सिस्टम संगठन कार्य प्रणाली, इंस्ट्रक्शनल टास्क सिस्टम निर्देशात्मक कार्य प्रणाली, या फिर इवैल्यूएशन टास्क सिस्टम मूल्यांकन कार्य प्रणाली। 8वें प्रश्न का सही जवाब सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर भैया। जो 3 मुख्य कार्य प्रणालियां थी शारीरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम की, वो कौन कौन सी थी भैया? सो अगर आप जाएंगे किसके साथ? स्टूडेंट सोशल सिस्टम छात्र सामाजिक प्रणाली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली तो आपकी ये हो जाएगी। दूसरा आपका हो जाएगा भैया इंस्ट्रक्शनल टास्क सिस्टम निर्देशात्मक कार्य प्रणाली, और तीसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल टास्क सिस्टम संगठनात्मक कार्यप्रणाली। ए बी एंड सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही हैं। सो ए बी और सी किसमें भैया? ए बी और सी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग रिक्वायर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के लिए आवश्यक है क्या? मैनिपुलेशन इन डाइट आहार में समायोजन, हैवी एक्सरसाइज भारी व्यायाम करना, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, स्टारवेशन उपवास या भूखमरी, भूखमरी नहीं उपवास ही कह सकते हो। ठीक है, नियासिन इनटेक, ठीक है नियासिन का सेवन करना। बताओ भैया कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के लिए इन चारों में से क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। सो आहार में समायोजन बिल्कुल पहली चीज, ऑप्शन ए एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक तत्व है। फिर हैवी एक्सरसाइज भी जरूरी है अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोड कर रहे हो। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा स्टारवेशन उपवास, ठीक है ये भी जरूरी है। ठीक है, फास्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए बी एंड डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन खोजें। ठीक है, फाइंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन बतानी है। ए बी के डी और सी में कौन सी आंसर भी दे दिया कि रुको, अच्छा टाइपिंग एरर हुई, कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई। विटामिन बी एंड सी जो है
वो कौन सी है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और ए, डी, ई और के जो हो जाती है आपकी ए, डी, ई और के, ये आपकी फैट सॉल्युबल होती हैं भैया, फैट सॉल्युबल। यहाँ क्या पूछा है, जल में घुलनशील पूछा है, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड के साथ आप जाते हैं बी और ई के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, फाइंड आउट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 3 से क्वेश्चन है आपका। प्रबंधन में संचार के तरीकों का सही संयोजन खोजना है भैया, ठीक है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, प्रबंधन में संचार के तरीके मतलब मैनेजमेंट के अंदर कैसे हम एक दूसरे के साथ संचार कर सके, कनेक्टिविटी बढ़ा सके, उसका माध्यम पता करना है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल संचार, इलेक्ट्रिक वायर कम्युनिकेशन, विद्युत तार संचार, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अप्रत्यक्ष संचार, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, या फिर रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, ठीक है। सो प्रबंधन के संचार के तरीकों का सही संयोजन आपको खोजना है। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब, सो ओरल कम्युनिकेशन तो होता है भैया प्रबंधन में, अगर संचार तो मौखिक संचार, एक दूसरे से ओरल कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं, है ना। फिर रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है ना, और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आजकल वीडियो कॉल्स के जरिए हो सकता है ना। फिर इलेक्ट्रिक वायर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, विद्युत तार संचार भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता प्रबंधन संचार के तरीकों में, बी सी को छोड़ के चारों ऑप्शन सही है, यानी डी, ई, ए, बी। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड आउट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी यूनिट 3 का ही सवाल है आपसे। प्रबंधन में निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग की सही प्रक्रिया का संयोजन क्या होगा भैया, निर्णय लेने की जो सही प्रक्रिया होगी वो कौन कौन सी होगी। डिटरमाइन द नीड टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने की आवश्यकता निर्धारित करना। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वोत्तम विकल्प को चुनना। एस्टैब्लिश क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड, लागू होने वाले मानदंड को स्थापित करना। लिस्ट अल्टरनेटिव चॉइसेस, वैकल्पिक विकल्पों की सूची बनाना भैया, ठीक है। असाइन प्रायोरिटीज फॉर ईच ऑफ द क्राइटेरिया, प्रत्येक मानदंड के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना या प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। इम्प्लीमेंट द चॉइस एंड इवेल्युएट इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है, विकल्प को लागू करना और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिलेंगे आपके यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम में। इवन मैं कहूंगा जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम होंगे ऐसे इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन 8 से 10 आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। बट क्या करें, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है 2 घंटे में, है ना। तो बताओ भैया 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इन कोड्स के हिसाब से आपको बताना है। सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। चलो, प्रबंधन में निर्णय लेने के लिए सही संयोजन क्या होगा भैया, निर्णय लेने की आवश्यकता निर्धारित करना सबसे पहली चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सर्वोत्तम विकल्प चुनना, बिल्कुल ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। लागू होने वाले मानदंड को स्थापित भी करना अगर आप निर्णय ले रहे हो तो तीसरा भी सही होगा। फिर वैकल्पिक विकल्पों की सूची भी तो बनानी पड़ेगी भैया, चौथा भी सही होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक मानदंड के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना, बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर विकल्प को लागू करना और उसकी प्रभावशीलता और मूल्यांकन करना, बिल्कुल प्रबंधन में निर्णय लेने के लिए पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है। यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ करेक्ट होंगे। देखो क्वेश्चंस को घुमाते कैसे हैं आप देखो, पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब ऑप्शन में भी समय देना पड़ेगा। ऑप्शंस को देखो किस तरीके से डिसअरेंज कर रखा है ना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ डायरेक्ट नहीं दिया इसने, ए, सी, ई, डी, बी एंड एफ दे रखा है, ठीक है। इसमें भी आपको कम से कम 2-3 सेकंड देने पड़ेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तंत्रिका आवेग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स के संचरण का सही क्रम क्या होगा भैया? ठीक है, अपोल डीपोलराइजेशन, ठीक है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन का विमोचन, स्टिमुलस उत्तेजना, ठीक है, या फिर एक्शन पोटेंशियल, या फिर स्पाइक पोटेंशियल। बताओ भैया, 13वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ठीक है, डीपोलराइजेशन के साथ जाएंगे तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर स्टिमुलस भी होना चाहिए, उत्तेजना भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखो इसको समझो क्या कह रहा है, सही क्रम हमें खोजना है। ठीक है, तो नंबर 1 की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आपका क्या आ जाएगा भैया? फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा स्टिमुलस, उत्तेजना। नर्व इंपल्स में पहली चीज जो होगी तंत्रिका आवेग में वो क्या होगी? उत्तेजना होगी। सेकंड नंबर पे आपका आएगा डीपोलराइजेशन होगा उसके बाद। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका आ जाए, एक सेकेंड, सेकंड नंबर पे डीपोलराइजेशन नहीं होगा, फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा स्टिमुलस, उत्तेजना। सेकंड नंबर पे आपका एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा डीपोलराइजेशन। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा स्पाइक पोटेंशियल। और फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, यानी सी डी ए ई और बी, सी डी ए ई और बी ऑप्शन थर्ड के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम खोजे। टिपिकली फॉर इंजरी मैनेजमेंट, चोट प्रबंधन के लिए सही क्रम हमें खोजना है। एक चीज पढ़ाई थी प्राइस, उसी से रिलेटेड, इसी टर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्रेशन, संपीड़न, स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण, आइस यानी बर्फ, रेस्ट विश्राम, आराम, एलिवेशन ऊंचाई पर उठाना, हर्ट लेवल से ऊपर कर देना। सो इन कोड्स के हिसाब से आपको सही क्रम बताना है, इसका सही क्रम क्या होगा भैया? ठीक है, तो सही क्रम सबसे पहले भाई, अब इसमें पी को हटा दिया इसने, सिर्फ राइस लेते हैं तो आर से क्या हो जाएगा? पहले रेस्ट हो जाएगा भैया। तो रेस्ट किस में दे रखा है? पहले रेस्ट सिर्फ एक में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन डी रेस्ट कहाँ दे रखा है? डी वाला सिर्फ एक सेकंड में दे रखा है, 4 में दे रखा है। चलो ठीक है, तो पहले नंबर पे तो आपका रेस्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? आई फॉर आइस। ठीक है, तो आइस सी पे दे रखा है, तो डी के बाद सी किसमें? 4 में नहीं है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका भैया करेक्ट हो जाएगा, डी सी ए ई बी। ठीक है, तो सेकंड के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नंबर 1 पे रेस्ट हो गया, सेकंड पे आपका आइस हो गया, थर्ड पे आपका कंप्रेशन हो गया, सी फॉर कंप्रेशन, 4 पे ई फॉर एलिवेशन हो गया, फिर लास्ट में एक स्थिरीकरण एक एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थ्योरीज। ओके, 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्धांतों का सही कालानुक्रमिक क्रम खोजना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर खोजना है किसका? थ्योरीज का। ठीक है, इन थ्योरीज के हिसाब से लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के जीवन चक्र का सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ अग्रेशन, आक्रामकता का द्विकारक सिद्धांत, नीड अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धि का सिद्धांत, या फिर रिवर्सल थ्योरी ऑफ एनेक्साइटी, चिंता का उलट सिद्धांत। कोड्स इधर दे रखे, इनको सही क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई, जैसे हमारी आयु में ऊपर नीचे होता है ना, छोटा बड़ा देखा जाता है, पहले कौन पैदा हुआ बाद में कौन पैदा हुआ, वैसे इनमें से कौन सी थ्योरी पहले पैदा होगी, उसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताना। चलो बताओ 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आराम से ध्यान से सवाल को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 1 पे आपका क्या आ जाएगा भैया?
आक्रामकता का सिद्धांत क्या आएगा? नंबर 1 पे आक्रामकता का सिद्धांत आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर 1 पे है। तो ऑप्शन बी कहाँ दे रखा है? सिर्फ एक में दे रखा है, थर्ड में। लो भैया, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा क्या? प्रेरणा की आवश्यकता का सिद्धांत। इसके बाद जो थ्योरी आई वो आई नेतृत्व के जीवन चक्र का सिद्धांत आई तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आपकी आ गई कौन सी भैया? रिवर्सल थ्योरी ऑफ एनेक्साइटी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड के साथ अगर आप गए हैं तो आप भैया बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, सिक्वेंटली अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, बजट से सवाल है आपका, इक्विपमेंट से सामग्री के रख रखाव और देखभाल के घटकों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना है। जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जब आप टीचर बनोगे तो उनकी कैसे रख रखाव का ध्यान रखोगे? चेकिंग, जांच करना, सफाई करना, क्लीनिंग, काउंटिंग, गिनती करना, मरम्मत करना, रिपेयरिंग और डस्टिंग, धूल सफाई करवाना। ठीक है, अब इनमें कौन सा पहले होगा कौन सा बाद होगा? आसान सा सवाल है लेकिन टाइम टेकिंग है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले क्या होगा? कोई भी इक्विपमेंट है तो हम क्या करेंगे? उसकी जांच करेंगे, यानी नंबर 1 पे आपका ए आ जाएगा। तो एक इसमें दे रखा है, 2 में दे रखा है। चलो भैया, जांच करने के बाद हम क्या करेंगे? जांच करने के बाद हम उसकी गिनती करेंगे, कितना इक्विपमेंट है भाई, हमने चेक कर लिया इक्विपमेंट सही है कि नहीं, फिर उसकी काउंटिंग करवा लेंगे। यानी सेकंड नंबर पे सी होना चाहिए, किसमें दे रखा है? सी भैया सिर्फ थर्ड में दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। काउंटिंग करने के बाद क्या करोगे भैया? उसकी साफ सफाई कर लोगे, हाँ जी। फिर क्या करोगे? धूल की साफ सफाई की, फिर और साफ सफाई कर ली, फिर लास्ट में अगर कुछ खराब वराब है तो उसकी क्या कर ली भैया? मरम्मत कर ली। सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही विकल्प को चुनना है हमें। स्पोर्ट्स पर्सन दे रखे हैं, यहाँ पर खिलाड़ी दे रखे हैं, और दूसरी साइड आपके क्या दे रखे हैं? उच्च स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए मुद्राओं का विवरण दे रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें मैच करना है। स्प्रिंटर्स, फीमेल जिम्नास्टिक्स और रैकेट की खेल हो गया, रोइंग एंड कैनोइंग। ठीक है, अब इनमें क्या क्या चीज होती है आपको बताना है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लॉर्डोसिस, ठीक है, मोड़दार पीठ, और फिर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और उभरे हुए नितंब, और उल्टे पैर, इन्वर्टेड फीट। ठीक है, चलो बताओ, डिस्क्राइब द पोस्चर्स। किस टाइप के स्पोर्ट्स में किस टाइप का पोस्चर फिट बैठेगा, ये आपको पहचानना है, और इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब दो। सभी जवाब आने चाहिए 17वें प्रश्न के। तो स्प्रिंटर्स की बात करेंगे, तो स्प्रिंटर्स की जब बात आएगी भैया, तो इन स्प्रिंटर्स में क्या होता है? ए के साथ स्प्रिंटर्स की जब बात आएगी तो ये हो जाएगा आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड प्रोट्रूडिंग बुटक्स। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और उभरे हुए नितंब होते हैं, यानी ए का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड। ठीक है, वहीं बात करेंगे फीमेल जिम्नास्ट की। तो फीमेल जिम्नास्ट की जब बात आएगी भैया, तो इनकी कैसी पोस्चर होती है? एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड लॉर्डोसिस। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लॉर्डोसिस इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो थर्ड और फर्स्ट किस में दे रखा है? थर्ड और फर्स्ट आपको ऑप्शन 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर रैकेट स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, है ना, इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो भैया इनका कैसा बॉडी पोस्चर होता है? तो ये आपका होता है फोर्थ, उल्टे पैर। ठीक है, इन्वर्टेड फीट होते हैं इनमें, इन्वर्टेड फीट। ठीक है, फिर आपका रोइंग एंड कैनोइंग की जब बात होगी तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? मोड़दार पीठ होती है इनकी, राउंडेड बैक होती है, जो पीठ होती है राउंडेड होती है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक तरफ आपकी मसल्स दे रखी हैं, रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस, बाइसेप फेमोरिस और सेमी टेंडिनस। ठीक है, सेमी टेंडिनोसस, और दूसरी तरफ दे रखा है सन्निकट संलग्नक, यानी प्रोक्सिमल अटैचमेंट दे रखे हैं उसके।
ठीक है, कौन सा किसके साथ कनेक्ट होगा ये आपको बताना है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, लेटरल इलियक इशियल ट्यूबरोसिटी, मीडियल इशियल ट्यूबरोसिटी और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए, इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए, आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या होगा 18वें प्रश्न का सही जवाब? सो रेक्टस फेमोरिस की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टस फेमोरिस जो होती है मीडियल इशियल ट्यूबरोसिटी के साथ कनेक्ट होती है। सो ये आपका हो जाएगा भैया क्या, सॉरी फोर्थ, एंटीरियर होना चाहिए इसमें। ठीक है, रेक्टस फेमोरिस आपका एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 4। सार्टोरियस की बात करेंगे तो सार्टोरियस होता है आपका किसके साथ भैया, लेटरल इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, सेकंड, बी का जो हो जाएगा वो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। और सी की बात करेंगे तो यानी कि बाइसेप्स फेमोरिस, इसकी अगर हम बात करें तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेमी टेंडिनोसस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्या भैया, दिस वन इज मीडियल इशियल ट्यूबरोसिटी। थर्ड वाला ऑप्शन इसके साथ करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न की बात करेंगे। 19th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सही मिलान करना है। रिमूवल ऑफ वीकनेस एंड गिविंग रिकवरी एंड रिलैक्सेशन, कमजोरी दूर करना और पुनर्प्राप्ति एवं विश्राम देना। ठीक है, एम्स टू रीगेन प्रीवियस ट्रेनिंग स्टेट, पिछली प्रशिक्षण स्थिति पुनः प्राप्त करने का उद्देश्य। एम्स टू अचीविंग टॉप फॉर्म, शीर्ष स्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य। फिर यह डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड मोटर एबिलिटीज और स्किल्स, चयनित मोटर क्षमताओं या कौशल का विकास भैया। ठीक है, प्री कॉम्पिटिशन मीजोसाइकिल में होगा, बेसिक मीजोसाइकिल में, इंटरमीडिएटेड मीजोसाइकिल में या फिर इंट्रोडक्टरी मीजोसाइकिल में। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ इन कोड्स के आधार पर 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कमजोरी दूर करना और पुनर्प्राप्ति एवं विश्राम देने की जब बात आएगी तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती मेजो साइकिल इसके साथ कनेक्ट होगी भैया। सो ऑप्शन 3 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा किसमें दे रखा है, सिर्फ एक में दे रखा है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली प्रशिक्षण स्थिति पुनः प्राप्त करने का जब उद्देश्य होगा तो ये आपका हो जाएगा चयनित मोटर क्षमताओं या कौशल का विकास, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, सॉरी इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, फिर है शीर्ष स्तर प्राप्त करने का उद्देश्य जब होगा, एक सेकेंड, पिछली प्रशिक्षण प्राप्त करने का, तो इसका 4th वाला करेक्ट होगा ना इसके हिसाब से, सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट साइकिल, मध्यवर्ती मेसोसाइकिल, इसका हो गया, और सेकंड वाले का प्रारंभिक मेसोसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका शीर्ष स्तर प्राप्त करने का उद्देश्य अगर पूछ लेगा तो क्या होगा करेक्ट आंसर 3rd का, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा भैया। पूर्ववर्ती प्रतियोगिता में मेसोसाइकिल, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाएं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरा मकसद ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज आपके साथ सामने हमेशा आती रहेगी, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अभ्यस्त हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप। ठीक है, 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मैच द मिनरल्स गिवन इन लिस्ट। ठीक है, विथ सिम्टम्स ऑफ देयर डेफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले में आपके मिनरल्स दे रखे हैं, दूसरे में आपके सिम्टम्स दे रखे हैं डेफिशिएंसी के। ठीक है, चलो पहला है आपका सेलेनियम, कैल्शियम, सल्फर, आयोडीन, इधर दे रखे हैं क्या भैया, डेफिशिएंसी से रिलेटेड सिम्टम्स दे रखे हैं, ग्वाइटर, गुर्दे में गले में सूजन, और स्ट्यून्ड ग्रोथ, विकास रुकना, बौना विकास। ठीक है, रिस्ट और हिप फ्रैक्चर, कलाई या कूल्हे में फ्रैक्चर होना,
और डिप्रेस्ड इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा में कमी, कमजोर इम्यूनिटी भी कह सकते हैं इसको। इसके सराउंडिंग आपको आंसर देना। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? सो सेलेनियम की बात करेंगे भैया, तो सेलेनियम जो करेक्ट होगा वो आपका प्रतिरक्षा में कमी लाता है। ठीक है, सेलेनियम मिनरल्स की कमी से आपका प्रतिरक्षा में इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, लैक ऑफ इम्यूनिटी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम से जाहिर सी बात है कैल्शियम हड्डियों से रिलेटेड होता है, तो फ्रैक्चर, कलाई या कूल्हे में फ्रैक्चर हो सकता है। सो इसका आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सल्फर दे रखा है, सल्फर मिनरल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा भैया, सल्फर विकास रुकना, पौना विकास हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन स्ट्यून्ड ग्रोथ हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। और आयोडीन की जब बात करेंगे भैया, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा बोलते हैं जिसको। ठीक है, फर्स्ट यानी चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग है, दी गई संक्रामक बीमारियों को उनकी इंक्यूबेशन अवधि के अनुसार मिलाना है। ठीक है, कितने से कितने दिन के बीच में इनका इंक्यूबेशन होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी दे रखी हैं आपकी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, 1 से 20 दिन, 1 to 2 और 3 डेज, 1 से 3 दिन या 2 से 6 दिन या कभी कभी अधिक, 30 से 180 दिन या 10 से 14 दिन। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के जवाब आने चाहिए। मीजल्स की अगर हम बात करेंगे तो मीजल्स लगभग आपका होता है 10 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है भैया, 10 से 14 दिन का। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन किसमें दे रखा है, ए और सॉरी दूसरे और चौथे में दे रखा है ना। चलो इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे, तो इन्फ्लुएंजा का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 3 दिन के बीच का होता है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सो चौथे के बाद 1 किस में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिप्थीरिया की बात करेंगे तो डिप्थीरिया आपका होता है भैया कितने दिनों का, 2 से 6 दिन या कभी कभी इससे अधिक भी हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 से 180 दिन आपका हेपेटाइटिस बी लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द इवोलेंट्री थ्योरी ऑफ प्ले। खेल के विकासवादी यानी इवोलेंट्री सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, स्पेंसर इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक है भैया। ठीक है, फिर पियाजे द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत बच्चे के खेलने को उसकी अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा के प्रकट होने के रूप में समझाता है, या फिर सिद्धांत विकास चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा खेल के विकासवादी सिद्धांत के बारे में सही कथन है भैया। ठीक है, कोर्स इधर दे रखे, फटाफट से बताएंगे 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब। सो स्पेंसर ने इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक है, पहली चीज आप ये जानो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और इसके बाद जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा भैया वो होगा सिद्धांत विकास चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर हैरिसन क्लार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिए। एच हैरिसन क्लार्क के अनुसार शारीरिक फिटनेस के मूल घटक कौन से हैं इसमें से, मस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है, स्पीड यानी गति, मस्कुलर स्ट्रेंथ और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ऑप्शन इधर है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो हैरिसन क्लार्क के अनुसार अगर देखा जाए फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये आपका होगा पहला मस्कुलर एंडोरेंस, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। स्पीड का इनसे कोई लेना देना नहीं था,
ठीक है, सेकंड को छोड़ के तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ओबेसिटी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मोटापा यानी ओबेसिटी निम्नलिखित का संयोजन है भैया, किसका, एडिपोसाइट्स काउंट्स का, वसा कोशिकाओं की संख्या, फैट कंटेंट इन सेल्स, कोशिकाओं में वसा की मात्रा, फ्री फैटी एसिड्स, मुक्त वसा अम्ल, और कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल का स्तर। ठीक है, चलो बताओ, मोटापा निम्नलिखित का संयोजन है, इसमें से कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मोटापा बहुत उग्र तरीके से बढ़ता है, ओबेसिटी का रूप लेता है, क्या होगा सही जवाब। एडिपोसाइट्स काउंट, वसा कोशिकाओं की संख्या डिपेंड करती है, ठीक है, और डिपेंड करता है आपका फैट कंटेनेंट इन सेल्स, आपकी कोशिकाओं में वसा की मात्रा कितनी है, यही क्या है, इन्हीं के संयोजन से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है, चलो, यानी किसके साथ, ऑप्शन सेकंड के सॉरी थर्ड के साथ, फर्स्ट एंड सेकंड था ना, थर्ड के साथ अगर गया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द एंशियंट ओलंपिक, देखो पढ़ा रखा है ना, प्राचीन ओलंपिक खेल पढ़े हो ना, क्या कह रहा है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक 5 दिन तक चलते थे, ठीक है, एंशियंट ओलंपिक्स वर कंडक्टेड फॉर 5 डेज, है ना, फिर क्या कह रहा है, गेम्स वर हेल्ड ओनली एट ओलंपियन ग्रीस, यह खेल केवल ग्रीस के ओलंपिया में ही आयोजित होते थे, या फिर ईच ओलंपियाड वाज नेम्ड आफ्टर द विनर ऑफ 400 यार्ड रेस, प्रत्येक ओलंपियाड का नाम 400 यार्ड दौड़ के विजेता के नाम पर रखा जाता था, या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वर ओनली इवेंट्स, केवल व्यक्तिगत खेल ही आयोजन का हिस्सा था। कोर्स दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25, 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखो गलत भी पकड़ लोगे तो आंसर निकल आएगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक ओलंपियाड का नाम 400 यार्ड दौड़ के विजेता के नाम पर रखा जाता था, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा जिसमें नहीं होगा वो सही होगा, ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें है, पहले में नहीं है, सो ऑप्शन 1 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डिकोड भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने वाला कारक कौन कौन से भैया, स्ट्रेंथ ताकत, कोऑर्डिनेशन सामंजस्य, जॉइंट लिगामेंट जोड़ की लिगामेंट्स, और रिएक्शन टाइम। 26वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब भैया, फटाफट से बताएंगे। अब देखो लचीलेपन की जब बात आएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जॉइंट लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है भैया, और रिएक्शन टाइम भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिक्रिया समय, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन 1 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट इन विच ओनली स्लाइट ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जिनमें केवल थोड़ी गति होती है, जो सरकने फिसलने वाले जोड़ होते हैं, उनको और क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर जॉइंट असमान जोड़ कहते हैं भैया, बाई एक्सियल जॉइंट कहते हैं, द्विअक्षीय जोड़ कहते हैं, प्लेन जॉइंट्स कहा जाता है, समतल जोड़ कहते हैं, प्लेन जोड़ कहते हैं, यूनी एक्सियल जॉइंट्स कहते हैं, एक अक्षीय जोड़, या फिर सैडल जॉइंट्स भी कहते हैं, काठी जैसा जोड़। ठीक है, चलो बताओ 27वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके भैया इर्रेगुलर जॉइंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर जॉइंट्स भी कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है, और साथ ही इनको हम और क्या बोलते हैं भैया, प्लेन जॉइंट्स भी कहते हैं। यानी फर्स्ट एंड थर्ड के साथ अगर आप गए हो ऑप्शन 4 तो आप बिल्कुल करेक्ट हो भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर कंसीडर्ड एज ओवर यूज इंजरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टर्म याद रखिएगा, ओवर यूज, एक्यूट इंजरीज और ओवर यूज इंजरीज, इनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मसल स्ट्रेन, मांसपेशियों में खिंचाव ओवर यूज इंजरी में आती है। बर्साइटिस आती है। शोल्डर का डिसलोकेशन आता है, विस्थापन कंधे का। मसल सोरनेस, मांसपेशियों में दर्द हो जाए, ये आपका ओवर यूज में आता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, तनावपूर्ण फ्रैक्चर, या फिर टेनिस एल्बो या टखने में मोच। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन निम्न में कौन से अधिक उपयोग यानी ओवर यूज चोटों के नाम से जाने जाते हैं भैया। 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताएंगे। बर्साइटिस हो गया आपका, ठीक है, फिर हो गया आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया टेनिस एल्बो, ठीक है, दूसरा, पांचवा और छठवां, ठीक है। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? मायोफिलामेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच स्केलेटल मसल फाइबर इन सिग्निफिकेंट नंबर एंड ईच मायोफिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। प्रत्येक कंकाल मांसपेशी फाइबर में मायोफिलामेंट्स की संख्या महत्वपूर्ण होती है और प्रत्येक मायोफिलामेंट में निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से मायोफिलामेंट होते हैं भैया इसमें, ठीक है। मायोफिलामेंट में क्या क्या होते हैं, है ना? मायोग्लोबिन होता है, टोपोनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, बीटा एक्टिनिन होता है, थायरोटॉपिन होता है, या फिर एम प्रोटीन होता है। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 29वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? ट्रोपोनिन होता है पहली चीज, है ना, ट्रोपोनिन। फिर एस एस बीटा एक्टिन, ठीक है, बीटा एक्टिन होता है। फिर इसके बाद होता है वो आपका एम प्रोटीन होता है, ठीक है, मायोफिलामेंट्स में। सो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ऑप्शन 4 के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न। राइट द phases of women's menstrual cycle sequence from फर्स्ट टू लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। महिला मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चरणों में क्रमबद्ध पहले से आखिरी तक क्या होता है? ओवल्यूशन होता है, ठीक है, ल्यूटल फेज होता है, ल्यूटियल चरण होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, मासिक धर्म चरण, या फिर फॉलिक्यूलर फेज होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपकी इधर है, फटाफट से आपको उसका सही क्रम बताना है। क्या होगा? पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? पहले आपका आता है भैया मेंस्ट्रुएशन फेज आता है। क्या आता है? मेंस्ट्रुएशन फेज आता है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपका फॉलिक्यूलर फेज आता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपका ओव्यूलेशन होता है और फोर्थ नंबर पे आपका ल्यूटियल फेज आता है। कभी कभी ये अलग से पूछ लेता है, पहले फेज के बारे में पूछ लेगा अलग से एक क्वेश्चन पे, आखिरी फेज के बारे में, दूसरे या तीसरे फेज के बारे में पूछ लेता, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप गए हैं यहाँ पर तो भी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन द मसल अंडरगोज रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस। पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, ठीक है। क्या कह रहा है? व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में बनने वाले लैक्टिक एसिड रिवर्सिबल रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है, ठीक है, ठीक। अब वो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? मसल ग्लाइकोजन, मांसपेशियों का ग्लाइकोजन, ठीक है, मसल पायरुवेट, मांसपेशियों का पायरुवेट, रक्त में लैक्टेट, ब्लड लैक्टेट, यकृत का पायरुवेट, लीवर पायरुवेट, या फिर लीवर ग्लाइकोजन, लीवर का ग्लाइकोजन। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही क्रम सीक्वेंस बताना है आपको। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका होगा कौन सा भैया? ओके, ऑप्शन ऊपर नीचे होगा क्या? पहला यहाँ दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
टाइपिंग एरर है यहाँ पर, बट ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ठीक है, चलो सो पहले का हो जाएगा सेकंड आपका। ठीक है भैया, मसल ग्लाइकोजन। फर्स्ट का पहले नंबर पे आपके कौन सा आएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया, पहले मसल ग्लाइकोजन होगा, फिर इसके बाद होगा भैया क्या, मसल पाइरुवेट होगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे होगा आपका ब्लड लैक्टेट हो जाएगा थर्ड नंबर पे। चौथे नंबर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यकृत का पाइरुवेट हो जाएगा, लीवर पाइरुवेट। और पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा भैया कौन सा, लीवर ग्लाइकोजन। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, सिक्वेंटली अरेंज द फॉलोइंग ट्रेनिंग प्लान्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशंस। निम्नलिखित प्रशिक्षण योजनाओं को उनकी अवधि के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, नीचे से ऊपर में करना है भैया। ऑपरेटिव प्लान, ऊपर से नीचे, ऑपरेटिव प्लान, ऑपरेटिव योजना, माइक्रो साइकिल प्लान, ईयरली प्लान या फिर ट्रेनिंग सेशन प्लान। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको यहां से देना है। तो नंबर 1 पर क्या आएगा भैया, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आएगा क्या, ट्रेनिंग सेशन प्लान भैया, प्रशिक्षण सत्र योजना। सबसे पहले तो इसको निर्धारित किया जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आएगा हमारा माइक्रो, सबसे छोटा जो होता है सेकंड नंबर वाला, माइक्रो साइकिल प्लान आएगा। फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग योजना आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्लान। और चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, फिर हम ईयरली वार्षिक योजना बनाएंगे। सो ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से चलेंगे। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सही क्रम बनाना है। फैसेट ज्वाइंट, गोम्फोसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस या फिर सचर्स, ऊपर से नीचे तक जाना, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शंस आपकी इधर दे रहे हैं। काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब ऊपर से नीचे तक सही क्रम खोजें। ठीक है, गोम्फोसिस नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा नंबर 2 पे आपका, क्या आएगा, फैसेट जोड़। गोम्फोसिस फैसेट जोड़ हो गया नहीं, एक सेकेंड, ऊपर से नीचे तक बोला है ना। सो ऊपर से नीचे में देखो, ऊपर क्या होता है, हमें खोपड़ी होती है ज्वाइंट्स के हिसाब से, तो ऊपर खोपड़ी का जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सचर्स बोलते हैं। सो चौथा वाला ऑप्शन आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, सचर्स के बाद फिर आपका गोम्फोसिस हो जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, फिर आपका फैसेट ज्वाइंट्स आ जाएंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा क्या भैया, प्यूबिक सिम्फोसिस आ जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फेज ऑफ वन आर्म ओवर आर्म क्रिकेट बॉल थ्रोइंग इज। देखो, वन आर्म ओवर आर्म क्रिकेट गेंद फेंकने की तैयारी चरण में गति का क्रम क्या होगा। ठीक है, ओवर आर्म क्रिकेट गेंद फेंकने के लिए वन आर्म, रिस्ट हाइपर एक्सटेंशन, कलाई का अत्यधिक विस्तार किया जाएगा, एल्बो फ्लेक्शन होगा, कोहनी का मोड़, पेल्विक एंड ट्रंक रोटेशन, कूल्हा और धड़ का घूर्णन, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, कंधे की क्षैतिज विस्तार और पार्श्विक घूर्णन। सही क्रम बताना है आपको, इसमें से पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा भैया, इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कूल्हा और धड़ का घूर्णन। ठीक है, फिर क्या आएगा सेकंड नंबर पे आपका, एक सेकेंड, हाँ, सेकंड नंबर पे आपका आएगा कंधे का क्षैतिज विस्तार और पार्श्व घूर्णन। सेकंड नंबर पे आपका ऑप्शन 4 हो गया। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा कोहनी का मोड़, और चौथे नंबर पे कलाई का अत्यधिक विस्तार। इसके सराउंडिंग अगर हम देखें सो ऑप्शन 2 यहाँ पर तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है।
ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के मार्ग का सही क्रम क्या होगा? वेना कावा, राइट ऑरिकल, कैपिलरीज, एरोटा, आर्टरीज, वेन्यूल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका सही सिस्टम बताना, हार्ट के अंदर जो ब्लड पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसका हमें सही मार्ग बताना है, सही पाथ बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके इधर दे रखे हैं। 35वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 35। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई ब्लड का पहले फ्लो कहाँ आएगा? अगर हम क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले आएगा, बाएं हृदय कक्ष में आएगा, चैम्बर में आएगा। ठीक है, 7th वाला हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद जाएगा वेन्यूल्स में, ठीक है, शिरा शाखाओं में। ठीक है, फिर जाएगा आपका एरोटा में 3rd नंबर पे। ठीक है, एरोटा के बाद कहाँ आता है? एरोटा के बाद कहाँ जाएगा? एरोटा के बाद जाएगा आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 1st नंबर पे आपका गया कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वेन्यूल्स में गया, फिर इसके बाद आर्टरीज। आर्टरीज के बाद आपका जाएगा भैया कहाँ पर? ये जाएगा कैपिलरीज, 4th नंबर पे। ठीक है, कैपिलरीज के बाद आपका जाएगा कहाँ पर? 3rd पे कैपिलरीज हो गया, 4था। 5वां आपका जाएगा, फिर कैपिलरीज के बाद आपका एरोटा। एरोटा नहीं जाएगा, कैपिलरीज के बाद जाएगा, एक सेकेंड, इसको पूरा फिर से देखना पड़ेगा, लंबे क्वेश्चंस में ही दिक्कत होती है। पहला तो सिंपल सी बात है भैया, कहाँ जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अगर हम बात करें तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जाएगा एरोटा में। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एरोटा के बाद आपका जाएगा भैया आर्टरीज में जाएगा। ठीक है, आर्टरीज के बाद आपका जाएगा किसमें? फिर जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, और कैपिलरीज के बाद आपका जाएगा किसमें? वेन्यूल्स में जाएगा। ओके, और वेन्यूल्स के बाद आपका जाएगा किसमें? वेना कावा में जाएगा। और वेना कावा के बाद कहाँ पहुंच जाएगा आपके? अगेन डीऑक्सीजनेटेड होके राइट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। यानी इसके हिसाब से हम देखें सो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा, एरोटा के बाद आपका आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आपका कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेना कावा। ठीक है, कौन सी वेना कावा? इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से फिर कहाँ पहुंचा दिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपके राइट चैम्बर में। ठीक है, राइट आर्टरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36। मैच द फॉलोइंग भैया। संक्रामक बीमारियों को उसके होने वाले एजेंट्स के हिसाब से मिलाना है हमको। ठीक है, बीमारियां कौन कौन सी है? चिकन पॉक्स है, खसरा है, मम्प्स है या फिर इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इसको मैच करना है हमको उनके एजेंट्स के द्वारा। एजेंट्स के नाम आपके नीचे दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स की बात करें तो ये आपका वेरियोला जोस्टर से होता है भैया, तो इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा 2nd वाला हो जाएगा। ठीक है, मीजल्स की हम बात करेंगे तो मीजल्स आपका होता है किससे? पैरामाइक्सो वायरस से, पैरामाइक्सो वायरस से। ठीक है, सो 2nd मीजल्स आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर है आपका मम्प्स। मम्प्स की हम बात करेंगे तो मम्प्स के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा भैया? मम्प्स, माइक्सो वायरस पैरासाइट्स, फर्स्ट वाला कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा के साथ आपका ऑर्थो माइक्सो वायरिडाई। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होगा 3rd। ठीक है, सो ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, एजेंट्स के नाम दे रखे हैं, एजेंट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग, 37 क्वेश्चन। इधर थ्योरीज दे रखी हैं, ठीक है, और इधर मनोवैज्ञानिक दे रखे। कौन सी थ्योरी को किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया है? फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, फिर है साइकोडायनेमिक थ्योरी, फिर है बिहेवियरल थ्योरी और फिर है आपका ट्रेट थ्योरी। ठीक है, पढ़ा रखा है साइकोलॉजी में, आपको बताओ फटाफट से मैच करना कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट की बात करेंगे भैया, एक ही फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी, तो ये दिया था किसने भैया?
मिस्टर वॉटसन ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा चौथा वाला। तो पहले का चौथा किसमें दे रखा है, सिर्फ एक में दे रखा है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ हम जाएंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी, तो ऑलपोर्ट ने दी थी भैया, ऑलपोर्ट ने। ठीक है, वहीं अगर हम सी के साथ चले तो बिहेवियरल थ्योरी ये दी थी रॉजर्स ने। और डी की बात कर लें ट्रेड थ्योरी, तो किसने दी थी, एक सेकेंड, हाँ ट्रेड थ्योरी दी थी आपकी एडलर ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग है भैया। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स दे रखे हैं आप, एक तरफ शारीरिक फिटनेस कंपोनेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके टेस्ट दे रखे हैं, परीक्षण दे रखे हैं। किससे किस कंपोनेंट के लिए, फिजिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज होगा। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ एंडोरेंस कोड्स दे रखे हैं, स्क्वाट थ्रस्ट, ब्रिज अप टेस्ट, सार्जेंट जंप और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी बनती किससे भैया, सार्जेंट जंप के द्वारा नाप ली जाती है, विस्फोटक शक्ति जिसको कहते हैं। तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा एजिलिटी की बात करेंगे तो एजिलिटी आपका स्क्वाट थ्रस्ट के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेजर की जाती है किससे, ब्रिज अप टेस्ट से, इसका सेकंड हो जाएगा। फिर है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, बच गया आपका चौथा ऑप्शन, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। सो ऑप्शन सेकंड के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। 39th क्वेश्चन, ड्रग्स दे रखी हैं, दवाएं दे रखी हैं और कैटेगरीज में बांटा रखा है कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग्स जो है किस कैटेगरी में आती हैं। मॉर्फिन, मैरिजुआना, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एटेनोलोल। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, नार्कोटिक्स, फिर कैनाबिनॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके इधर है, फटाफट से मैच कराएंगे। 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बात करेंगे मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन ड्रग जो होती है वो किस प्रकार की ड्रग होती है भैया, ये होती है आपकी नार्कोटिक्स में आती है। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, मॉर्फिन जो होगी। मैरिजुआना की बात करेंगे भैया तो ये आपकी आती है कैनाबिनॉइड्स के थ्रू, कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में आती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तीसरा हाइड्रोकॉर्टिसोन की बात हम करें तो ये आपकी आ जाती है किसके साथ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आती है। ठीक है, और एटिनोलोल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी आती है किसमें भैया, ये बीटा ब्लॉकर्स में आती है। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। विटामिन को सूची में उनकी कमी के लक्षणों के साथ मिलाना है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से क्या होता है ये आपको बताना है। विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, बेरीबेरी, एंगुलर स्टोमैटिटिस, फिर है मस्कुलर हाइपोटोनिया या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है, चलो बताओ भैया विटामिन ए की कमी से क्या होगा सही जवाब। यहाँ ज़ेरोप्थैल्मिया क्या, आंखों की कमी की गंभीर समस्या, विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होते हैं, यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, विटामिन ए का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थायमीन की बात कर रहा है यानी विटामिन बी1, विटामिन बी की कमी से क्या होता है सभी को पता है, क्या होता है, बेरी बेरी, बी का थर्ड विटामिन बी1 पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन बी1 पूछा है, क्या होगा सेकंड का, सही है बेरी बेरी होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थायमीन यानी विटामिन बी1, साइंटिफिक नेम्स भी आपको याद रखने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी2। अब बी2 की कमी से कौन सा होगा भैया, बी2 की कमी से क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसके साथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी की जब बात करेंगे तो मस्कुलर हाइपोटोनिया,
पेशी में कमी, तीसरा इसका कलर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 के साथ अगर आप गए हैं इसमें तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं प्रशिक्षण विधियां। ठीक है, मैच करना है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, रिएक्शन एबिलिटी, एंडोरेंस और स्पीड, इसको मैच करना है हमको भैया किसके साथ, इंटेंसिव इंटरवल मेथड, ओके, फिर पार्ट मेथड, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और स्पीड प्ले है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड, पार्ट मेथड और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, इसके हिसाब से मैच करना है। तो फटाफट से बताएंगे, कोड्स आपके इधर दे रखे, इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब, पहले की बात करेंगे, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपका जो होगा भैया ये होगा एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड के तहत, विस्तृत अंतराल विधि। तो पहले का हो जाएगा आपका चौथा वाला। तो पहले का चौथा किस में दे रखा है, पहले का चौथा 2 में दे रखा है, ठीक है, दूसरे में और चौथे में। ठीक है, फिर सेकंड क्या कर रहा है, रिएक्शन एबिलिटी। सो रिएक्शन एबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ये जाएगा आपका पार्ट मेथड के साथ। ठीक है, पार्ट मेथड के साथ तीसरा सही हो जाएगा, यानी चौथा तीसरा किस में दे रखा है, चौथा दूसरा चौथा तीसरा। ऑप्शन 2 के साथ अगर आप गए भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग करना है। एशियन गेम्स वर्ष दे रखे हैं आपको, किस किस वर्ष में एशियन गेम्स हुए हैं। ठीक है, और एक तरफ आपको दे रखा है कि कहां पर हुए हैं, किस शहर में हुए हैं, किस शहर में कौन सा एशियन गेम हुआ है, ये आपको बताना है। 1951, 1970, 1986, 1994। ठीक है, कोड्स आपके इधर दे रखे हैं, चलो फटाफट से मैच करेंगे। 1951 पहले एशियन गेम हुए, कहाँ हुए भैया, फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुए थे, अपने भारत में ही हुए थे, यानी 1951 में दिल्ली में, भारत में पहला, यानी पहले का तीसरा किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है, बी और सी में। चलो आगे देखते हैं, 1970 की बात करेंगे। 1970 में जो हुआ था वो हुआ था आपका बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक में। 1986 की अगर हम बात करें तो सियोल में हुए थे। ठीक है, 1994 की बात करेंगे तो ये आपके हुए थे मनीला में हुए थे। तो इसके सराउंडिंग अगर हम जाएंगे सो ऑप्शन 4 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, सो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल के साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन फॉर टेलीग्राम लिखना है, या आप केवल ज्वाइन लिख दीजिए। ठीक है, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आपको स्वेच्छा से जितनी भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो धनराशि आप हमें भेज सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जहां आपको मिलेंगे भैया हमारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, साथ ही कंसल्टेंसी तो मिलेगी मिलेगी, और वन लाइनर सीरीज भी आने वाली है उसमें। और इम्पोर्टेंट एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीएस का सारा कंटेंट वहां अवेलेबल करा दिया गया है। लोग अपनी तैयारी बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो इस पर जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही जल्दी आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। सो आई होप आज की हमारी मेहनत, हमारा जज्बा, हमारा जुनून इस क्लास को लेकर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।